हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही कम समय में हम आज की पूरी करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट हाई पावर एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि आज की सारी न्यूज़ में रैंडम एमसीक्यूज़ नहीं, वो एमसीक्यूज़ जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं और बहुत चांसेस हैं कि आज जो एमसीक्यूज़ आप इस वीडियो में देखेंगे उनमें से एक ना एक एमसीक्यू आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में भी देखें। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए बिना आज का दिन आप ख़त्म मत करिएगा। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं कि आज की हमारी आपके फ्रंट स्क्रीन पर हमारे लैंडिंग पेज पर आप क्या देख पा रहे हैं। आज सीआरपीएफ रेजिंग डे है, ठीक है। ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस करके इसको 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसके बारे में हम हमारी वीडियो में आगे भी बात करेंगे, पर ये देखिए, ये एक डाक टिकट है, 1989 में जारी किया गया था 60 पैसे का। बहुत कम लोग होंगे आप में से जिन्होंने कोई डाक टिकट असल ज़िंदगी में इस्तेमाल किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है या नहीं है, डाक टिकट से जुड़े आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा डिस्कशन का पॉइंट हो जाएगा, डाक टिकट के हमारे अनुभव। ठीक है, चलिए चलते हैं और हमारी आज की पहली न्यूज़ आइटम पर। देखिए, आज की पहली न्यूज़ आइटम पर हम जाएं उसके पहले हमें देखना है कि आज के हाई पावर एमसीक्यूज़ क्या हैं। ठीक है, देखते हैं, आप देखिए, खुद को चैलेंज कीजिए, इसमें से कितने आप आंसर कर पाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग से, एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल के बताइए कि आंसर्स क्या क्या होंगे इनके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, केरलास डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल गोइंग किड्स, जो अभी कोरोना में उन्होंने किया है इम्प्लीमेंट, उसका क्या नाम है? स्कूल बैग, ए, बी ब्लैक शूज़, सी चॉक बोर्ड या डी फर्स्ट बेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच एंजाइम इज़ यूज्ड बाय कोरोना वायरस टू कैमोफ्लाज इटसेल्फ फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। कौन सा एंजाइम कोरोना वायरस इस्तेमाल करता है इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाने के लिए? पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बी राइबोन्यूक्लियेज एच, सी NSP16, डी इंटीग्रेज। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉइज़ इन मोस्ट इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स इज़ ए 62, बी 60, सी 58, डी 56। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई, इट इज़ रिलीज्ड बाय ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी अंकटाड, सी ट्रैफिक, डी UNODC। ठीक है, इसके आंसर्स क्या आपने नोट कर लिए? अब आइए चल के हम देखते हैं आंसर्स देखिए, ये हैं। केरला की डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है फर्स्ट बेल। ठीक है, बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर, दुनिया भर में इसकी तारीफ़ हुई है, गांव-गांव में लोग एक मुहिम बनाकर एक साथ आए हैं ताकि जो है उतने ज़्यादा वेल टू डू फैमिलीज़ नहीं हैं, उनके बच्चों तक भी डिजिटल डिवाइसेस पहुंचाया जाए ताकि वो स्कूल एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है यूपीएससी प्री में आने का, फर्स्ट बेल, ये नाम आप याद रखिए। ठीक है, कौन सा एंजाइम कोरोना वायरस इस्तेमाल करता है? NSP16। अब हम हमारी वीडियो में जो न्यूज़ आएगी उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए, रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉइज़ इन 16 इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो 60 है, उस पर भी हम बात करेंगे। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या रिपोर्ट आई है, वो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है, ये रिलीज़ करता है UNODC। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, आने वाली वीडियो में फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने आंसर्स आपके सही निकले। ठीक है, चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ पर। देखिए, पैंडेमिक क्लेम्स कॉलोनियल वेस्टीज रेलवेज टू एंड डार्क मैसेंजर सिस्टम। एक डार्क मैसेंजर सिस्टम था इंडियन रेलवेज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को शायद न पता हो, वो अब बंद कर दिया गया है कॉलोनियल टाइम से, यानी कॉलोनियल मतलब ब्रिटेन की इंडिया कॉलोनी था, अंग्रेज़ों के समय से जो चले आ रहा है उसे कॉलोनियल टाइम्स का कहते हैं। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी वजह से ये एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही थी रेलवे में डार्क मैसेंजर की, उसको बंद कर दिया गया है। डार्क मैसेंजर क्या होता है? देखिए, जो सेकंड कॉलम में मैंने हाईलाइट किया है, डार्क मैसेंजर्स एंड पर्सनल मैसेंजर्स जो है वो ऑफिस पियोन से पिक किया जाता था, कुछ चुनिंदा लोगों को ऑफिस पियोन को पिक किया जाता था और उनके सुपुर्द किया जाता था बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट मैसेज। ठीक है, रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करते थे इन डार्क मैसेंजर्स के द्वारा, इन पियोन्स को भेजा जाता था। ठीक है, जब पहले रेलवे बोर्ड बना था, ठीक है, ये जो प्रोसेस थी आप समझिए 1905 में रेलवे बोर्ड बना था, तब इन डार्क मैसेंजर्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रेलवे बोर्ड अलग था, रेलवे के डिपार्टमेंट अलग अलग थे, उनके हेडक्वार्टर अलग अलग जगहों पर होते थे। ठीक है, युद्ध हुआ तो मिलिट्री का सामान भी रेलवे मूव कर रहा है और भी दूसरी इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी या फिर बहुत ज़्यादा खुफिया थी,
उनको रेलवे के लोग किसी डाक से न भेजकर डाक मैसेंजर ऐसा अलग से एक होता था विश्वसनीय व्यक्ति, उसके द्वारा भेजा जाता था। तो वो उस 1905 से चलिए वो प्रोसेस चल रही थी। होते होते अब टेलीफोन, फैक्स, ईमेल सबका ज़माना आ चुका है, पर आज भी इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, अच्छा किया जा रहा था तो इसमें दिक्कत क्या है। अब तीसरे कॉलम पे आइए। तीसरे कॉलम में जो पैरा मैंने हाईलाइट किया है देखिए, तो एक डाक मैसेंजर को दिन का 500 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था। ठीक है, और एक पर्सनल मैसेंजर जो अलग से होता था उसको दिन का 800 रुपया मिलता था। देश भर में इधर से उधर वो जाते थे, हर दिन का उनको ऐसे पैसा मिलता था। और थर्ड 3 टायर AC कोचेज़ में वो ट्रैवल करते थे, अक्सर राजधानी ट्रेनों में जाते थे। ठीक है, तो कितना कॉस्ट उनकी वजह से पड़ता था। देश में 5000 डाक मैसेंजर थे और उतने ही पर्सनल मैसेंजर थे, यानी टोटल 10,000 ऐसे लोग थे। तो रेलवे को हर साल 10 करोड़ इनके अलाउंसेस पे देना पड़ता था। अभी क्या हो रहा है कि रेलवेज़ को काफ़ी लॉस हुआ है। ठीक है, कोरोना जो पेंडेमिक की वजह से उनका रेवेन्यू 58% मई में घट गया था, महीने का, यानी लगभग आधे रेवेन्यू पे रेलवे चल रहा है अभी। तो सोच रहे कहाँ कैसे कितना पैसा बचाया जाए, वरना आप सोच के देखिए रेलवे जितने बड़े डिपार्टमेंट के लिए साल का 10 करोड़ कुछ भी नहीं है ना। इसको बचा के होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी प्रथा है, उसको 160 पुरानी प्रथा आज के ज़माने में वैसे भी डाक वगैरह जो है इसको अब हटा दिया जाना चाहिए। इन्होंने उसके इस चीज़ के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ऐसे ही मिलिट्री में भी अर्दली, पर्सनल ऑर्डरली होते हैं, उनकी भी प्रथा है, जिनको कई बार कहा जाता है कि अफसरों के साथ एक जवान को अटैच कर दिया जाता है, जो उनके लिए सब्ज़ी लेके आता है, पानी भर देता है, इस तरह की चीज़ें करता है, जो कि ठीक नहीं है। उनको एक एम्प्लॉय रख लेना चाहिए, मिलिट्री के जवान को इसकी ड्यूटी को दी जाए, उसे अर्दली या ऑर्डरली कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डरली के बारे में या फिर डाक मैसेंजर के बारे में आपसे सवाल आ सकता है, तो अब आप आंसर कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। सेंटर जो है वो अपना 5th साइंस पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट टेबल करने वाला है अक्टूबर तक। ठीक है, इंडिया की ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है, इस पर पहले भी एक वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। इस पर आपको पढ़ के डिटेल नोट बना के रखना चाहिए। ये ज़रूर से ज़रूर आपको GS3 के पेपर में आएगा, और UPSC प्री में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट पहली बार एक बॉटम अप अप्रोच ले रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यानी कि अब साइंस एंड टेक में हम वो बातें करेंगे कि हमको हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को साइंस एंड टेक से रिलेटेड किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, या यूँ कहिए हमारे देश में समस्याएं क्या क्या हैं जिनको कि हम साइंस एंड टेक के मार्फत हल कर सकते हैं। ये ना हो कि साइंस एंड टेक में हम बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं जबकि हमारे देश लोग बिना खाए मर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बार एक बॉटम अप अप्रोच, यानी कहिए पहली बार सीरियसली एक इस तरह का अप्रोच लिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि एक ढंग की पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें 15,000 स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन किया गया है। इंडस्ट्री के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी के, फिर साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सबसे बात की गई है और सबसे ये जानकारी लेने की कोशिश की गई है कि कैसे साइंस एंड टेक की क्या रिक्वायरमेंट है जो हमारे ज़िंदगी में एक तरह से एक डिफरेंस ला सकता है। इस बार का जो होगा वो सबसे तेज़ी से फॉर्मुलेट किया जाएगा और तेज़ी से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, ऐसा ये तो सरकार का क्लेम है। अब वो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये बन रहा है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए, ये अभी राइट नाउ जो कोरोना क्राइसिस हो गया है, इसलिए इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को और अर्जेंटली सरकार द्वारा पुश किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अगले साल की शुरुआत से ही इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि ये पॉलिसी अपने आप में डायनामिक होनी चाहिए। अभी राइट नाउ देखिए, एक दशक में एक बार एक पॉलिसी बन रही है, एक डेकेड में। जो तीसरी पॉलिसी थी वो 2003 में बनी, जो चौथी पॉलिसी थी वो 2013 में बनी, है ना। अब 2020 में जाके ये 5वीं पॉलिसी बन रही है, देखिए कब जाके बनती है। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हर साल हमको नई पॉलिसी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो फील्ड है वो इतना ज़्यादा डायनामिक है। हर साल उसमें कुछ नए नए बदलाव हो जाते हैं, कुछ नए नए इनोवेशंस हो जाते हैं। हम सबको लेवरेज कर सकें, लेवरेज करें यानी इस्तेमाल कर सकें अपने देश में विकास के लिए, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर साल इस पॉलिसी को रिवाइज़ करें। ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का। ठीक है, देखिए डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी प्रोफेसर कैसे हैं ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही एक आइडियल बात है। हर साल एक नई पॉलिसी बनाना, ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये आने वाला समय बताएगा, पर ये तो हम कह सकते हैं कि हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। रवि शास्त्री जिस तरह से
अपनी भाषा में कहते थे कमेंट्री में, हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। वैसे आप कह सकते हैं कि वो बात तो वो ठीक कह रहे हैं। असल में होना यही चाहिए कि साइंस की फील्ड में कोई नया इनोवेशन अगर हो गया तो तुरंत हमारी गवर्नमेंट को उसके लिए फंड एलोकेट कर देना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट के लोगों को डेडिकेट कर देना चाहिए कि भाई इसका इंप्लीमेंटेशन करिए देश में रैपिडली, कि इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। रादर दैन 10 साल बाद हम मुड़ के देखें कि इन 10 सालों में क्या क्या कर गई है दुनिया और हम उसमें से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर एक बात, एक तो ये है कि तुरंत ये डायनामिक पॉलिसी हो, हर साल इसको बनाया जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, यानी कि कोई भी किसी चीज़ को अगर आप देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें कई फील्ड के लोग लगेंगे। हो सकता है बायोलॉजी की फील्ड के लोग लगें, इंजीनियरिंग की फील्ड के लोग लगें। ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो मैनेजमेंट और मार्केटिंग की फील्ड के लोग भी आपको लगेंगे। कैसे उसको क्विकली डिप्लॉय किया जाए फील्ड में, उसको ऊपर क्या प्राइस पॉइंट लगाए जाए जिसके ज़रिए लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकें, है ना। तो इसलिए इस बार कहा जा रहा है ये इस तरह के अप्रोच हमारे सरकारी लहजे में नहीं हुआ करता था। सरकार में एक तरह से एक अलग डिपार्टमेंट अपना अलग चलता था, दूसरा डिपार्टमेंट अपना अलग चलता था। कई बार दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट चल रहे होते थे। तो इस बार इसी बात को एड्रेस किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कई डिसिप्लिन्स, कई डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके एक फाइनल टूल बनाएंगे। ठीक है। इस बार जो पॉलिसी को ज़्यादा इंक्लूसिव किया गया है और फार्मर्स से, प्रॉब्लम्स से और सॉल्यूशंस का भी इनपुट लिया गया है। फार्मर्स बताएंगे ही कि हमारी क्या समस्या है, पर कई बार फार्मर्स के पास समाधान भी रहता है। रादर दैन हम हमारी यूनिवर्सिटी में बैठ के जो समाधान बनाए हैं वो फार्मर के ऊपर थोप दें। कई बार फार्मर्स से पूछना चाहिए, आप पिछली 100-200 पीढ़ियों से, कई हज़ार सालों से खेती कर रहे हैं, क्या पता आपको कुछ मालूम हो जो आप हमें बता सकें और हम देश भर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस बार वैसा भी अप्रोच लिया गया है। ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया 2003 में 56वां था, जबकि चाइना 44th रैंक पे था। फिर देखिए 2014 में, यानी 11 साल बाद, इंडिया 71 पे चले गया, 56 से 71, जबकि चाइना 44 से 28 हो गया, लगभग आधा हो गया। तो चाइना बहुत तेज़ी से कुचाले भर भर के उसने अपनी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की है, जिसके बल पे आज चाइना दुनिया भर में अपनी दबंगई कर सक रहा है, दुनिया भर में लोगों को धमका सक रहा है। भारत के साथ वो एक बेलिजरेंट पोस्चर ले रहा है सीमा पर, साउथ चाइना सी में यूएस वगैरह तक को आंखें दिखा रहा है और दुनिया भर के नियमों को धता बता के अपना एरिया एक्सपैंड कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो एक तरह से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेने की चाइना की योजना है। क्यों है? क्योंकि उसके पीछे चाइना ने इतने पीछे गए 4-5 दशकों से जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना ने की है, उसके बल पे चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और इस समय तो हम सो रहे थे जब चाइना इस तरह से कर रहा था। ये जो गैप है, अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना का ये जो गैप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसको भी ये स्टिप एड्रेस कर रहा है साइंस एंड टेक एंड इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, इनोवेशन पॉलिसी, कि हम इस गैप को फिल करें, हम भी चाइना के बराबर साइंस एंड टेक की फील्ड में आएँ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि एक बात देखिए, बहुत ही जो प्रकाश डालने वाली बात है, वो ये बता रहे हैं कि 2003 और 2013 की पॉलिसीज़ में दिक्कत ये भी थी कि इनको बराबर ठीक से इम्प्लीमेंट किया भी नहीं गया। देखा जाए तो दे वर नॉट रियली प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। यही तो बात है, पॉलिसी बनने को तो बहुत सारी बन जाती है, देश में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। उसका कारण ये बता रहे हैं कि एक सरकार ने पॉलिसी बनाई, फिर अगली सरकार आ गई, तो ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि वो सरकार कहती है हम पिछले वालों के पॉलिसी को क्यों इम्प्लीमेंट करें। ये तो जबकि बहुत गलत बात है। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सरकारें बदलने का क्या मतलब है? साइंस तो साइंस ही रहेगा। लेकिन ऐसा देखिए हमारे देश में होता है। तो इस बार ये चाह रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बहुत पेंसटेकिंगली मेहनत करके एक पॉलिसी बनाते हैं और फिर बाद में देखते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हुई, राजनीति का शिकार हो गई, तो उन्हें जाहिर बात है बहुत ख़राब लगता होगा। तो इस बार वो कह रहे हैं कि हम इसी सरकार में पॉलिसी बनाएंगे और इसी सरकार में इम्प्लीमेंट भी कर देंगे उसको, ताकि कल को कोई बात ही ना उठे कि ये पॉलिसी इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और उस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है। इस देश में अब तक 4 साइंस पॉलिसी आ चुकी हैं। पहला जो पॉलिसी था साइंस पॉलिसी, वो होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के जनक हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था और उस समय उसको पार्लियामेंट में टेबल किया था हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। मेंस के लिहाज से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जो एंगल मैंने आपको बताया, सब नोट कर लीजिए, बुलेट पॉइंट बना लीजिए, बिल्कुल आप आंसर में लिख दीजिएगा। बाकी प्री में भी आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी नंबर की पॉलिसी है। ठीक है। STIP, और इसमें किस तरह से स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पिछली STIP कब आई थी, है ना, और इस तरह की बातें। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। जो केरला गवर्नमेंट का डिजिटल क्लास वाला जो प्रोग्राम है फर्स्ट बेल, जिसके बारे में MCQ में हम लोगों ने बात की थी, उसको देखिए दुनिया भर में एक्सेप्टेंस मिल रही है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट बेल नाम याद रखना है। ठीक है। डिजिटल क्लासरूम है, तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, हालांकि टीवी पर भी एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों की क्लासेस टीवी पर चल रही हैं, क्योंकि हर किसी के पास टीवी जनरली होता है। आज की तारीख में केरला जैसे राज्य में भले मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो,
टैबलेट ना हो लेकिन टीवी होता है, टीवी पर बच्चे पढ़ ले रहे हैं, वरना हम इसको तो वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं, ठीक है। और जब वेबसाइट पर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दुनिया भर से लोग देख रहे हैं उसको, सिर्फ केरला के लोग देख नहीं रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि यूएई से काफ़ी लोग देख रहे हैं, यूएस से काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो यूएस और वेस्ट एशिया में हर जगह इस कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है। ये भी देखिए इंटरनेट की महिमा है कि कोई कहीं पर किसी रिक्वायरमेंट के लिए वीडियोस बना रहा है और दुनिया भर में लोग कौतूहलवश कहें या वो उन वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में उसकी रिक्वायरमेंट है, लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए बताया गया 2000 लगभग हाईटेक स्कूल अलग अलग ज़िलों में इंक्लूड किए गए थे इस प्रोग्राम के लिए कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेट किया जाए। तो देखिए द स्टेट बिगैन डिजिटल क्लासेस 1 जून को उन्होंने किया था। तब करीब 2.5 लाख छात्रों के पास टीवी या इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। तो पूरे गांव के गांव साथ आ गए, पूरा राज्य साथ आया और हर बच्चे के हाथ में एक डिवाइस पहुंचाने का लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके प्रयास किया, ठीक है। काइट विक्टर्स ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ये काइट है, ये स्टेट की नोडल एजेंसी है इस तरह की आईसीटी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के प्लान के लिए काइट विक्टर्स कह रहे हैं इनको। तो इन्होंने करीब 1000 क्लासेस अब तक एयर कर दी हैं, ठीक है। 1000 क्लासेस का ट्रांसमिशन अब तक में हो चुका है जून से अब तक में, ठीक है। तो फर्स्ट बेल प्रोग्राम के बारे में आप याद रखिए, काइट केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के बारे में आप याद रखिए। यही दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो देखिए जो हमने और एमसीक्यूज़ में बात की थी, हाई पावर एमसीक्यूज़ में कोरोना वायरस इम्यून सिस्टम को कैसे ट्रिक करता है, कैसे कैमोफ्लाज कर देता है, ठीक है। जो बायो बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, उनको बस मैंने जो पैरा हाईलाइट किए हैं सिर्फ आप उन्हीं को देखिए। कुछ नहीं होता, वायरस जब सेल के अंदर घुसता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम का नाम है NSP16, ठीक है। वो अपने इनका जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उसकी जो कैप है उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। उसको मॉडिफाई करने से क्या होता है कि वो जब सेल के अंदर पहुंचता है तो सेल को लगता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये मेरा अपना ही मैसेंजर आरएनए है, ये बाहर से आई हुई कोई चीज़ नहीं है, सेल को ऐसा लगता है। तो आरएनए बेसिकली प्रोटीन किस तरह से बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज मैसेंजर आरएनए के अंदर में रहता है। तो वो मैसेज लेके पहुंचता है और सेल उसको उसका प्रोटीन बना देता है। तो वो वायरस वाले मैसेंजर आरएनए जब पहुंचते हैं सेल के अंदर, सेल को लगता है ये तो मेरा ही आरएनए है और उसका जो बताया हुआ प्रोटीन है वो सेल मैन्युफैक्चर कर देता है और वहीं सेल की कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक आप ऐसा समझिए कि वो जहरीला प्रोटीन होता है। अब ऐसा समझ सकते हैं कि उसी प्रोटीन की वजह से सेल की मौत हो जाती है। अब अगर वो ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करता तो सेल को तुरंत पता चल जाता कि अरे ये तो हमारा आरएनए नहीं है, बाहर से कहीं से आया है, तो बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता, तो उससे वो मार दिया जाता वायरस और उसका आरएनए भी। लेकिन ये जो सेल है, ये जो वायरस है, इसका ये बहुत ही चालाक है। या तो देखिए लग रहा है कि इसको लैब में ऐसा डिज़ाइन किया गया है, कितना प्रिसाइस ये काम कर रहा है। आप देखिए या नेचर में भी इस तरह की चीज़ें होती ही हैं, खैर तो क्या पता उसके ज़रिए हुआ है। तो आप NSP16 याद रखिए, मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई करता है और वो एंजाइम जो मॉडिफाई करता है उसका नाम है NSP16। इतना आप याद रखिए, MCQ में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए अगली न्यूज़ पे आते हैं कि ये पैनल जो है उसने केरला में, उसमें ये बात हो रही थी कि अभी लोग रिटायर होंगे तो कोरोना एपिडेमिक से संबंधित समय में हम लोगों को चाहिए कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रोक के रखें, उनको रिटायर ना होने दें, क्योंकि नए लोगों की रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाएगी और अनुभवी लोग जो काम कर रहे हैं सरकार में उनकी अभी ज़रूरत है। सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिलेटेड टू कोरोना, ये पहला पॉइंट था। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है कि इतने सारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनको वापस जॉब पर रख लिया जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो पैनल एक बनाया गया था उन्होंने बोला कि केस टू केस बेसिस पे देखिए, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ लोगों को 1-1 साल का 2-2 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, है ना। तो इस तरह से ये बात हो जाएगी। आपसे बस सवाल ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में ऐसा किया जा रहा है कि उनको एक इमीडिएट रीइंस्टेटमेंट, री इंगेजमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का। तो आपको आंसर देना है केरला, और अलर्ट रहना है, आने वाले समय में और भी राज्य इस तरह की स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिर सवाल ऐसा हो जाएगा कि कौन कौन से राज्यों ने किया है, तो फिर आपको वैसे आंसर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हर एक स्टेट में अलग अलग रिटायरमेंट की एज है, ये भी दिया गया है। इतना बताया है कि 16 राज्यों में, 13 राज्यों में 60 है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। कई जगह 56 भी है, केरला और झारखंड में 56 है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अब इसके बारे में और कोई क्वेश्चन इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए अब हम इस पर आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, जिसके बारे में हमने हाई पावर MCQ में बात की थी। तो इससे इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि टाइगर बॉडी पार्ट्स का इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर है।
यानी देखिए हमारे देश में टाइगरों की संख्या कितनी कम हो गई है, उसको लेके पिछले सालों से कितनी मुहिम चली। हमें लगा था कि अब टाइगरों की स्थिति हमारे देश में बेहतर हो गई है, क्योंकि उनका नंबर तो बढ़ गया। 1774 ऐसे कोई एक नंबर था, 1724, जो बता रहे थे कि बहुत कम टाइगर हो गए हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो बता रहे हैं थाईलैंड और इंडिया से जो बहुत ज़्यादा टाइगर पार्ट्स लेके जाया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा जो सीज़ किए गए टाइगर पार्ट्स कोई लेके जा रहा है, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को पता चला, उन्होंने सीज़ कर लिया स्मगलिंग को। तब उसमें से पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स कहाँ से आए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम इंडिया और थाईलैंड का आया। तो हमारे देश में हमको बहुत और अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चाइना में चाइनीज़ मेडिसिन में उनके खान पान वगैरह में जो है टाइगर को बहुत ज़्यादा एक स्वादिष्ट लजीज व्यंजन माना जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है, जिसके लिए सप्लाई यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये जो चाइना में है, जो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स चाइना में है, फॉलोड बाय यूएस, इंडिया एंड थाईलैंड। ये ऑर्डर भी आप याद रखिए, क्या पता भूले भट के आपको किसी से पूछ ले। द वर्ल्ड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इस रिपोर्ट में ये भी आया है, दुनिया में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जितना होता है ज़्यादातर वो रोजवुड, आइवरी और पेंगोलिन्स के इर्द गिर्द होता है। पेंगोलिन को खाना चाइना ने अभी अभी बैन किया है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो आइवरी यानी हाथी दांत होता है, रोजवुड, आइवरी और पेंगोलिन के सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। उसके बाद हाथी की सूंड और ये गैंडे की जो सींग होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से जंगली जानवरों के बॉडी पार्ट्स में ट्रेड होता है और इसकी वजह से जंगली जानवरों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनसे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की सहायता की है। नॉर्थ कोरिया की दुनिया में कम ही देश सहायता करते हैं। भारत के किसी आई डोंट नो फॉर विच रीज़न, कुछ स्ट्रेंज रीज़न से भारत और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत नॉर्थ कोरिया को कुछ ऐसे विशेष कमेंट नहीं करता है और नॉर्थ कोरिया भी भारत से रिलेटेड मामलों में चुप्पी साधे रहता है। ठीक है, तो अब दुनिया भर के मैक्सिमम देशों ने तो नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत। तो WHO ने भारत को बोला कि भाई टीबी प्रोग्राम जो उनके यहाँ चल रहा है, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन के लिए, उसमें आप उनको सहायता कर दीजिए। तो भारत ने करीब ये देखिए $10 लाख की मेडिसिन उनको सप्लाई की हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोग्राम है उसके लिए। एक तो आपको पूछा जाएगा कि किसको हेल्प किया है टीबी के लिए, तो आपको बताना है नॉर्थ कोरिया। अगर पूछता है नॉर्थ कोरिया की हेल्प किस लिए की है, तो आप बता देंगे टीबी इरेडिकेशन के लिए की है। फिर इसी बहाने से भारत में टीबी से रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में देखिए, दूसरा बॉक्स जो आपकी स्क्रीन की राइट साइड में आपको दिख रहा है उसमें मैंने दिया है कि त्रिपुरा और नागालैंड जो है ये टीबी इरेडिकेशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये लीस्ट परफॉर्मर्स हैं। जबकि देखिए ये तो यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर भी वहाँ पर वो पीछे रह जा रहे हैं। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ये तो याद कर लीजिए, बहुत चांस है इनका आ जाना एग्ज़ाम में। निक्षय इकोसिस्टम, ये नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, फिर निक्षय पोषण योजना, इसमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को। टीबी को देखिए राज रोग कहा जाता है, किसी को टीबी हो जाए उसे कहते हैं कि बड़ा बढ़िया बढ़िया खाओ ऐसा करके, और जो बेचारे उतने आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है वो कहाँ से बढ़िया खाना खाएंगे, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके लिए निक्षय पोषण योजना है। फिर सक्षम प्रोजेक्ट है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस के द्वारा साइको सोशल काउंसलिंग करता है टीबी पेशेंट्स को। टीबी से संबंधित एक स्टिग्मा भी है, किसी को टीबी हो जाए वो सोच सकता है कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, क्या दवाई खाएं, है ना, तो उसको आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। फिर टीबी हो गया तो लोगों को कई बार लगता है कि टीबी तो बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। अब तो खैर कोरोना हो गया है तो कोई बीमारी फैल रही है या नहीं फैल रही है उसको हमेशा कोरोना से ही कंपेयर करके देखा जाएगा, वरना इसके पहले तो लोग टीबी कोई फैलने वाली बीमारी सोचते थे। तो उससे रिलेटेड कैसे उसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, उसको जात बाहर घर से ही बाहर ना निकाल दें लोग, पेशेंट को ही, गाँव वाले ही ना उनके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दें कि भाई इनसे मत संपर्क रखिए, इनके घर में किसी को टीबी हो गया है। तो इसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस जो है वो सक्षम प्रोजेक्ट चलाता है उनको साइको सोशल काउंसलिंग के लिए। फिर एक और हमारे देश में कैंपेन चला था 2019 में, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए ये आप याद रखिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी नॉर्थ कोरिया को टीबी के लिए $10 लाख का हमने हेल्प किया है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। देखिए फिर हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि आज सीआरपीएफ रेजिंग डे है। 27 जुलाई जो है सीआरपीएफ रेजिंग डे है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1939 में इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ऐसा बनाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस थी, तब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्राउन यानी राजा की गवर्नमेंट ऐसा बोला जाता था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी ऐसा सीआरपीएफ नाम भी फिर हमने ऐसा किया कि उसका एक्रोनिम चेंज ना हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया 1949 में अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के होम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाएगा दिल्ली में, तो अमित शाह विजिट करेंगे, सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे, फिर वो वहाँ जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे
और वहाँ पर एक रेथ विल बी प्लेस्ड इन द नीमच टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीआरपीएफ की पहली बटालियन जो रेस की गई थी मध्य प्रदेश के नीमच में रेस की गई थी। ठीक है, सीआरपीएफ में 3.25 लाख पुलिस पर्सनल हैं। वो सबसे ज़्यादा जहाँ पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होती है कश्मीर वैली में, वहाँ भी वो हैं। फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन जो होते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ भी वो वहाँ पर अपना ड्यूटी निभाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंसी होती है वहाँ पर भी वो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। ठीक है, तो सीआरपीएफ जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। देखिए, जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती हैं। जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स है वो सीआरपीएफ एक्ट के तहत 1949 में उनको सीआरपीएफ बना दिया गया था। 2008 में एक विंग ऐड की गई थी, उसमें कोबरा कह के, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये नक्सलाइट मूवमेंट के लिए इसको ऐड किया गया था। छत्तीसगढ़ वगैरह में इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। फिर जो कि जंगल वॉरफेयर में इनको ट्रेनिंग दी गई थी, तो ये कोबरा फोर्स को यहाँ पर श्रीलंका और लाइबेरिया वगैरह में भी पीस फोर्सेज में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी सीआरपीएफ जाती रहती है। तो थैंक यू गाइज़, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और किस तरह की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल।